सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में डीएनए संरचना के सह खोजकर्ता का अभी निधन हो गया, नाम बताइए। तो आंसर होगा जेम्स डी वॉटसन। तो जेम्स डी वॉटसन डीएनए संरचना के सह खोजकर्ता थे। उन्होंने 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर के डीएनए की डबल हेलिक्स यानी कि दोहरी कुंडली संरचना की खोज की थी। और इसी खोज के लिए उन्हें 1962 में फ्रांसिस क्रिक के साथ में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये खोज आधुनिक जेनेटिक्स की नींव बनी और इसने बताया कि आनुवांशिक जानकारी कैसे संग्रहित होती है और पीढ़ियों तक कैसे आगे बढ़ती है। तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। एक बार ये प्रश्न एग्जाम में भी आ चुका है। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं। कुछ इस तरह से प्रश्न आया था कि डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो आंसर हो जाएगा जेम्स वॉटसन, जिनका भी निधन हुआ, और इनके साथी थे फ्रांसिस क्रिक। और एक बार यूपीपीएससी में भी आया था, देखो, डीएनए की द्विकुंडली संरचना डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी। तो यही सेम आंसर होगा, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसी तरह 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका निधन हो गया। मिलिंद रेगे का नाम याद होगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट इनको कहा जाता था, निधन हो गया। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पियरे सिल्वेन, इनका निधन हो गया, 2024 में मिला था पद्मश्री। डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे। इन्होंने 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण किया था और पद्मश्री मिला था 1991 में। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रोन ड्रेपर का निधन हो गया। और वी रामस्वामी की बात करें, इनका निधन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन पर महाभियोग चलाया नहीं जा सका। कुमुदिनी लाखिया, इनका संबंध कथक से था, गुजरात से थी ये। 2025 में पद्म विभूषण मिला, तो इंपॉर्टेंट नाम हो गया। और कस्तूरी रंगन इसरो के 5वें अध्यक्ष बने थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हीं की सिफारिश पे लाई गई थी। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया, केरल से थे। आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में मिला था इनको पद्मश्री। ठीक है, तो ये भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 8 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 नवंबर 1895 को 1895 को जर्मन साइंटिस्ट थे प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। इसीलिए 8 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। और ये रो एंटजेन से एक प्रश्न आप और याद रख सकते हो, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था, विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन को, इसी एक्सरे की खोज के लिए ही। और आपको पता है एक्सरे का उपयोग हम मेडिकल फील्ड में कई जगह पे करते हैं। हड्डियों और जोड़ों की जांच के लिए, फ्रैक्चर के लिए मतलब, फेफड़ों की जांच के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए, दांतों में कैविटी की जांच के लिए। इसके अलावा भी कई जगह उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग होता है बड़ी मात्रा में। और आप जब एयरपोर्ट वगैरह जाते होंगे सामानों की जांच के लिए, जो स्कैनर होता है वहां पे भी एक्सरे का उपयोग होता है, कई जगह स्कैनर का उपयोग होता है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी, ये भी एक प्रश्न बनता है, जिन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, ये जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस हम मना रहे हैं, इसकी थीम भी है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। मतलब जो रेडियोग्राफर्स होते हैं वो छुपी हुई चीजों को भी देख लेते हैं। बाकी हम देखेंगे कि अभी कौन कौन से दिवस हमने मनाए नवंबर में। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे था, 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे था। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में एसएस इनोवेशन के द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम का नाम क्या है। तो आंसर होगा मंत्र आसन। तो अभी एसएस इनोवेशन ने दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम बनाया है। इस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का नाम क्या है? मंत्र आसन। इस सिस्टम को पूरी तरह भारत में बनाया गया है और इसका इस्तेमाल दूर से सर्जरी करने के लिए किया जाएगा। तो मंत्र आसन की बात करें तो ये एक पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है। पोर्टेबल का क्या मतलब हो गया?
मतलब इसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से ले जा सकते हो। इसमें 3D ग्लासेस और मैग्नेटिक सेंसर हैं जिससे दूर से सर्जरी करना आसान हो जाता है। और इसका निर्माण किया एसएस इनोवेशन कंपनी ने। ये भारत की एक मेडिकल रोबोटिक कंपनी है। इसका काम ही यही है, मेडिकल क्षेत्र में यूज होने वाले रोबोट्स बनाना। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। इसके फाउंडर और चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, इसलिए इस कंपनी का नाम है एस एस इनोवेशन। तो ये नाम ध्यान रखना, नाम से भी प्रश्न आ सकता है कि मंत्र आसन्न क्या है। तो ये विश्व का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है। इसी तरह से कुछ नाम मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि समुद्र प्रताप की हमने बात करी थी, ये क्या है? ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको बनाया था गोवा शिपयार्ड ने। किसके लिए? भारतीय तटरक्षक बल के लिए। आदित्य क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, केरल में लॉन्च हुई थी। भीष्म क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है। भीष्म की फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। नागास्त्र वन आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम क्या है? स्वदेशी असोल्ट राइफल है। अरुधरा क्या है? मध्यम शक्ति रडार है। विभव क्या है? स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। जिलेंडिया 8वां महाद्वीप खोजा गया। नभमित्र, इसरो ने एक डिवाइस बनाया मछुआरों के लिए, वो नभमित्र नाम दिया। प्रबल क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। निराक्षी, पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है। लीसा क्या है? उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च की, उसका नाम है लीसा। सिग 716 असोल्ट राइफल है और ये भारत अमेरिका से खरीद रहा है। अभेद क्या है? हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसको डीआरडीओ ने बनाया आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। और वशोरात क्या है? हमारी कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है। और समर 2 लंबी दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वंदे भारतम की 150वीं वर्षगांठ ये किस दिन मनाई गई? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 नवंबर को वंदे भारतम गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गीत के, इस सॉन्ग के साल भर चलने वाले महोत्सव को भी शुरू किया। आपको पता है भारत का नेशनल सॉन्ग है ये वंदे भारतम, जबकि जन गण मन जो हम बोलते हैं वो नेशनल एंथम है। और जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया था। और ये नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? वंदे भारतम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब? 7 नवंबर 1875 को। और इसे संस्कृत बंगाली भाषा में लिखा था। इसे पहली बार 1882 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवेल आनंद मठ में पब्लिश किया गया था। और इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और कांग्रेस ने इसकी पहली 2 लाइनों को 1937 में नेशनल सॉन्ग की तरह अपनाया था। फिर बाद में ये जो इनका नॉवल था आनंद मठ, और इस गीत को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। फिर आज़ादी के बाद 1947 में इस बैन को हटाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसे नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया था। बाकी बंकिम चटर्जी ये बंगाल से थे। उन्हें बंगाली लिटरेचर में साहित्य सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न अच्छा रहेगा, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा भारत में। तो यह है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिपोर्ट 2024। इस बार ये इसका 16वां संस्करण था, जारी किया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ग्रीन हाउस गैसेस में वैश्विक उत्सर्जन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और भारत में उत्सर्जन में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है, सबसे ज्यादा उत्सर्जन भारत से देखा गया। 2024 में जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन हुआ है उसमें 2.3% की ग्रोथ हुई है, जो 57.7 गीगा टन CO2 के बराबर है। और अनुमान है कि अगर देश अपनी वर्तमान योजनाओं को पूरी तरह से लागू भी कर लेते हैं तो भी सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। बाकी जो इन्होंने डेटा बताया उसके अनुसार बात करें तो टोटल एमिशन की अगर अभी तक बात करते हैं तो उसमें पहले स्थान पर चाइना है। सबसे ज्यादा एमिशन ग्रीन हाउस गैसों का ये हुआ है चाइना से, फिर अमेरिका, फिर भारत। लेकिन पर्टिकुलर 2024 के वर्ष की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एमिशन देखा गया भारत से हुआ, फिर चीन से हुआ, फिर रशिया से। तो कुल उत्सर्जन में तो चाइना टॉप पर है, लेकिन पर्टिकुलर 2024 का अगर वर्ष हम देखेंगे तो भारत टॉप पर है।
और ग्रीन हाउस गैसों तो आपको पता ही, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जिनसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे कि CO2 हो गया, मिथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब गैसें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। और ग्रीन हाउस गैसों को ही कंट्रोल करने के लिए COP3 हुआ था 1997 में, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये 2005 से लागू होता है। अच्छा, COP21 कब हुआ था? 2015 में पेरिस में हुआ था। अभी लास्ट जो COP29 हुआ था बाकू अजरबैजान में हुआ था, और अभी इसी महीने COP30 का आयोजन होगा। कहाँ पर? ब्राजील में। बाकी इस रिपोर्ट को जारी किया वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जिसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा नैरोबी केन्या में, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की 93 93rd नंबर के भी वर्षगांठ समारोह का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। इंडियन एयरफोर्स, आपको पता है इसकी स्थापना होती है कब? 8 अक्टूबर 1932 में। इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। और 2025 में ये अपनी 93वीं वर्षगांठ मना रहा है, 93rd नंबर की एनिवर्सरी मना रहा है। और इसका आयोजन अभी 9 नवंबर को किया जा रहा है। कहां पर? गुवाहाटी, असम में, लचित घाट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, तो असम गुवाहाटी में मना रहा है, ये याद रखना। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। और अगर आपसे पूछे, जो हम नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को, तो इस साल का जो नौसेना दिवस समारोह है उसका आयोजन होगा तिरुवनंतपुरम में। और जो आर्मी डे हमने मनाया था 15 जनवरी 2025 को, उसका आयोजन किया था पुणे में। इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाक्य मोटो क्या होता है? नभ स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। और एक पॉइंट और नोट करना, अभी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में, ये भी अपना 2025 में 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। 50 साल पूरे हो गए इसको, जिसे हम स्वर्णिम जयंती कहते हैं। और इसी मौके पर 50 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। अच्छा, एक पॉइंट नोट कर लेना कि अभी इस साल जो हमने 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो है और विमानन प्रदर्शनी है, इसका आयोजन इसी साल हुआ था फरवरी में। कहां पर हुआ था? बंगलुरु में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट करके रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका पहला सम्मेलन हुआ 4 से लेकर 6 नवंबर तक। कहां पर? कोच्चि, केरल में। और इस सम्मेलन का आयोजन भारत और बिम्स्टेक के बीच ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो अब से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर साल किया जाएगा। अभी तो पहली बार हुआ, लेकिन अब से हर साल होगा। और इसकी शुरुआत बिमरेन इनिशिएटिव के तहत की गई। अब ये बिमरेन इनिशिएटिव क्या है? इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था 2024 में, जिसका उद्देश्य है भारत और बिम्स्टेक देशों के बीच मरीन साइंस को लेकर के रिसर्च और डेवलपमेंट करना। तो ये पहली बार हुआ, तो इसको ध्यान में रखना। बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ अभी कोच्चि में। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ढाका में। और अध्यक्ष हैं इंद्रमणि पांडे, जिसमें 7 सदस्य देश हैं, वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इस साल इसका जो बिम्स्टेक समिट हुआ था, 6ठा एडिशन था। ये हुआ कहाँ पे था? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। और अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता संभाल ली है बांग्लादेश ने। और अभी तक इसकी जो बैठकें हुई है उसमें आप देखोगे तो भारत एक बार बिम्स्टेक समिट को होस्ट कर चुका है। दूसरी समिट को हमने होस्ट किया था 2008 में। जो पहली समिट हुई थी 2004 में, वो थाईलैंड में ही हुई थी। और अभी तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 में हुई थी काठमांडू में। और ये 2 पॉइंट और देखो। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। और पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव ये भारत में हुआ था अभी नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये इससे भी पॉइंट सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा राहुल वीएस। तो अभी भारतीय शतरंज प्लेयर हैं राहुल वीएस। और अभी 6ठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2025 में खिताब जीतकर वे भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, बता सकते हो ये कहां से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से हैं?
तो हमने कई बार बात की है, सबसे ज्यादा हमारे जो चेस प्लेयर है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से। तो ये भी है तमिलनाडु से। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, हमारे 90वें 90th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे इलम पर्थी AR उनका नाम है। उससे पहले 89th नंबर के बने थे S रोहित कृष्णा, और अभी 91 नंबर के राहुल VS बन गए। बाकी चेस की बात कर लें तो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और उन्हें ही सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। अगर पूछे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन रही, तो आंसर होगा S विजय लक्ष्मी। और ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली पहली महिला कौन थी, ये प्रश्न आएगा तो कोनेरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में। अभी 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ हंगरी बुडापेस्ट में, उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में भारत विजेता रहा। अगला जो होगा 2026 में 46वां फिडे चेस ओलंपियाड, वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को जीता कोनेरू हम्पी ने। फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में R वैशाली ने ब्रोंज जीता था। चेन्नई के जो प्लेयर हैं डी गुकेश, इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में ये फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 को जीता था। इसके अलावा आप देखोगे शतरंज में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन एरिगेसी। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ये भी चल रहा है भारत में भी कहा, गोवा में, और इस ट्रॉफी का नाम रखा है विश्वनाथन आनंद के नाम के ऊपर। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया प्रणव वेंकटेश ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 हुआ चाइना में, उसको जीता जू वेंचुन ने, चाइना की प्लेयर है। किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया, अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को मैग्नस कार्लसन ने जीता, नॉर्वे के हैं। तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जॉर्जिया के बट्टुमी में हुआ था, दिव्या देशमुख ने जीता कोनेरू हम्पी को हरा के। और उसके बाद ये 88th नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी थी कौन, दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र से हैं, ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी महिला। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 हुआ था रियाद सऊदी अरब में, मैग्नस कार्लसन ने जीता था उसको। ये हमने देख लिया 89th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा, तमिलनाडु से। ये भी R वैशाली ने लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीत के इतिहास रच दिया। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और इसमें मेंस टाइटल जीता था अनीश गर ने, नीदरलैंड से हैं। और विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे अभिमन्यु मिश्रा, अमेरिकी है। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे। स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है RKD डोरकोविच, वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 में शीर्ष पे कौन है, तो आंसर होगा शिव नादर। तो अभी हुरुन ने हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 को जारी किया, और इसमें लगातार चौथी बार शिव नादर टॉप पर हैं। मतलब सबसे ज्यादा दान करने के मामले में, फिलेंथ्रोपी मतलब सबसे ज्यादा परोपकारी या दान करने के मामले में दानवीर कौन है, तो पहले स्थान पे शिव नादर एंड फैमिली। इन्होंने वित्त वर्ष 2025 में कितना डोनेशन दिया, 2708 करोड़ रुपए का। दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी एंड फैमिली है, 626 करोड़ रुपए का मात्र दान दिया। फिर तीसरे स्थान पे बजाज फैमिली है, 446 करोड़ रुपए। हुरुन ये एक रिसर्च, मीडिया और इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जो आपको मिलेगा यूके लंदन में, जिसकी स्थापना होती है 1999 में। तो इसी ने ये फिलेंथ्रोपी लिस्ट जारी की है। ध्यान में रखना शिव नादर ये टॉपर हैं लगातार चौथी बार। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा भारत। वर्ल्ड आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 ये अक्टूबर 2026 में होगा, भारत में होगा। इसकी घोषणा अभी पीपुल्स आर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की है। इसमें 75 देशों के लगभग 1500 से 2000 एथलीट हिस्सा लेंगे, और इसका आयोजन वर्ल्ड आर्मर रेसलिंग फेडरेशन और पीपुल्स आर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर के करेंगे। यह इस कंपटीशन का 47 नंबर का एडिशन होगा, और वैसे भारत इससे पहले भी 3 बार इसको आयोजित कर चुका है। और कब कब होस्ट किया था हमने, 1980 में, और ये इसका दूसरा एडिशन हुआ था भारत में, कोलकाता में हुआ था। फिर 1986 में हुआ था कोलकाता में ही, और मतलब तीसरी बार हुआ था 1997 में गुवाहाटी में। और अभी 2025 में इसका आयोजन हुआ बुल्गारिया में, 46 नंबर का एडिशन हुआ। अगले साल जो होगा 47 नंबर का एडिशन होगा। बाकी पीपल्स आर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आर्मर रेसलिंग के लिए, आर्मर रेसलिंग मतलब जो हम पंजा लड़ाना कहते हैं ना, वही वाली चीज है। तो आर्मर रेसलिंग के लिए भारत में एक फेडरेशन है। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा, प्रेसिडेंट है इसकी
प्रीति झंगियानी। तो वर्ल्ड आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में एक बार फिर से भारत में होने जा रहा है, चौथी बार होगा भारत में, 47 नंबर का एडिशन होगा, ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। फिर पूछ रहे हैं, कैंसर के उपचार के लिए नई तकनीक नेक्सार 19 किसने विकसित की है? भारत ने। और किसने अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो गूगल। बाली यात्रा महोत्सव कहां पर मनाया गया? उड़ीसा में। दुनिया का पहला कैशलेस देश ये कौन सा बना है? स्वीडन। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है? 14वीं। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया 7 नवंबर को। सीबीएसई ने कहां पर पहली अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैठक आयोजित की? दुबई। और कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? गजाला हाशमी। और आखिरी प्रश्न था, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा वाइब कोडिंग को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 36। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।